तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी अ वन शॉट अफेयर और अ कंटिन्यूअस वन। आर्थिक क्रियाएं व्यक्ति द्वारा एक बार भी की जा सकती है या फिर निरंतर। आप कोई छोटा छोटा बिजनेस भी कर सकते हो जो सीजनल होता है, या आप कोई ऐसा बिजनेस जो काफ़ी सालों तक आप कर सको, आप वो कर सकते हो। छोटा बिजनेस का एग्जांपल मान लो आप दिवाली है तो आप पटाखों का बिजनेस कर रहे हो, होली है आप रंग का बिजनेस कर रहे हो, ये पूरा साल नहीं होगा। लेकिन अगर आप कपड़ों का बिजनेस कर रहे हो, लोहा का बिजनेस कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, तो ये कंटिन्यूअस वन है। दोनों ही केस में आप पैसा कमा रहे हो, इसीलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यू नो हाउ टू स्टिच क्लोथ्स एंड वन डे यू स्टिच अ शर्ट फॉर योर फ्रेंड एंड ही पेज सम मनी टू यू। Of course, this is an economic activity as you have some monetary gain, but it is a one-shot affair. उदाहरण के लिए, यदि आप कमीज की सिलाई करना जानते हैं और एक दिन आप अपने मित्र के लिए कमीज की सिलाई करते हैं, इसके बदले वह आपको कुछ राशि का भुगतान करता है, तो निश्चित रूप से यह एक आर्थिक क्रिया है क्योंकि आपको कुछ मौद्रिक लाभ हो रहा है। But if you start stitching shirts on a continuous basis and charge money for that, you are said to be engaged in some continuous and or regular economic activity. यदि आप लगातार कमीजों की सिलाई करना प्रारंभ कर दें तथा इसके बदले पैसा लेने लगे, तो हम कहेंगे कि आप एक निरंतर चलने वाली आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। It may be noted that by getting themselves engaged regularly in a particular economic activity, people try to earn their livelihood. ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी एक विशेष आर्थिक क्रिया को निरंतर करने ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी एक विशेष आर्थिक क्रियाओं को निरंतर करके लोग अपनी जीविका अर्जित करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है तो वो रेगुलर पेशेंट्स देखता है, एक टीचर है वो पढ़ा रहा है, लॉयर है वो केसेस देख रहा है अपने क्लाइंट्स का, कोई आदमी है रेगुलर ऑफिस जा रहा है। तो ये जितने लोग हैं ये क्यों कर रहे हैं? ताकि वो अपना जीवन चला पाए। So the activities in which individuals engage themselves on a regular basis and earn their livelihood are known as their occupation. अतः जब लोग अपनी जीविका कमाने के लिए निरंतर कुछ क्रियाएं करते हैं तो इसे धंधा कहा जाता है। तो आप जो भी काम कर रहे हो वो आपका ऑक्यूपेशन है। यह ऑक्यूपेशन आप क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए। अब बोलोगे आप कि कोई कम कमाता है कोई ज़्यादा। देखो, जिसका जितना वांट है, जितना नीड है, जितना उसको ज़रूरत है, वो उस हिसाब से पैसे कमाने के पीछे लगेगा। जिसका कम आवश्यकता है वो कम कमाएगा, जिसकी ज़्यादा आवश्यकता है वो ज़्यादा कमाएगा। और वो कैसे कमाएगा ये उसके ऑक्यूपेशन के ऊपर, उसके धंधे के ऊपर डिपेंड करेगा, निर्भर रहेगा। In fact, everyone is engaged in one occupation or the other, and these can be broadly categorized as। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी धंधे में लगा है। धंधे को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है: प्रोफेशन पेशा, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, बिजनेस व्यवसाय। Let us know a few more details about these occupations. अब हम लोग एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पेशा, रोजगार और व्यवसाय। चलिए आइए अब हम लोग प्रोफेशन पढ़ते हैं। प्रोफेशन को पेशा कहा जाता है। यू आर अवेयर ऑफ डॉक्टर्स। आप डॉक्टरों से परिचित हैं जो आपका इलाज करते हैं। वॉट आर दे एंड वॉट डू दे डू? वे कौन हैं तथा क्या करते हैं? They are basically individuals who have a special knowledge and training to examine the patients, find out the ailment, if any, and then treat them to be cured from such ailment. मूल रूप से ये वे व्यक्ति हैं जिनको मरीजों की जांच करने, उनकी बीमारी का पता लगाने, बीमारी का इलाज करने का विशिष्ट ज्ञान एवं परीक्षण प्राप्त होता है। And for doing all these, they charge a fee from patient. इन सभी कार्यों के लिए वे अपने मरीजों से फीस लेते हैं। Similarly,
We have chartered accountants who specialize in matters related to accounts, taxes, etc., and help people and organizations for such jobs for a fee. इसी प्रकार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो लेखांकन एवं कर आदि मामलों के विशेषज्ञ होते हैं तथा इन कार्यों के संबंध में लोगों एवं संगठनों से फीस लेकर उन्हें सहायता प्रदान करते हैं. If we look further, we find engineers, architects, film stars, dancers, artists, and many other engaged in their own field having specialized knowledge and training. They are all known as professionals, and the activities they are engaged in are called profession. और भी नजर दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि इंजीनियर, वास्तुकार, फिल्म अभिनेता, नर्तक, कलाकार तथा और भी बहुत से लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान एवं परीक्षण प्राप्त करके कार्यरत हैं. ये सभी पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं तथा जिन क्रियाओं को ये करते हैं उन्हें पेशा कहा जाता है. In order to gain clarity on the concept of a profession, let us look at its basic features which can be summarized as follows. पेशे की अवधारणा को और स्पष्ट करने के लिए आइए इसके कुछ आधारभूत लक्षणों पर नजर डालें जो संक्षेप में निम्नलिखित हैं. चलिए पहला देखते हैं. Profession is an occupation for which the individual has to acquire a special knowledge and skill. पेशा वह धंधा है जिसके लिए व्यक्ति को विशिष्ट ज्ञान एवं दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है. The money they get for providing such a service is usually known as fee. इस प्रकार की सेवाओं के प्रतिफल के रूप में जो राशि उन्हें प्राप्त होती है उसे फीस कहते हैं. Most of the professionals are regulated by a professional body which frames the code of conduct to be followed by the member professionals. For example, chartered accountant in India are regulated by professional body known as Institute of Chartered Accountants of India. Cricketers by International Cricket Council ICC and so on. एक पेशेवर अपने हिसाब से ही सारा काम नहीं करता, उसे कुछ नियम भी मानने पड़ते हैं. अधिकांश पेशेवर लोगों का विनिमयन एक पेशेवर संस्थान द्वारा किया जाता है जो उस आचार संहिता को बनाती है, नियम को बनाती है जिसका पालन पेशे के सदस्य करते हैं. उदाहरण के लिए भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का विनियमन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के द्वारा क्रिकेट खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा होता है. डी. Professionals acquire the specialized knowledge mostly from colleges, universities, or specialized institutes. In some cases, individuals also acquire such knowledge and skill through training or coaching by an expert in the same field, say for example dancers and musicians, etc. अधिकांशतः पेशेवर लोग महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा विशिष्ट संस्थानों से विशिष्ट ज्ञान का अर्जन करते हैं. कुछ स्थितियों में लोग इस प्रकार का ज्ञान एवं कौशल परीक्षण द्वारा या उस क्षेत्र के विशेषज्ञ से परीक्षण प्राप्त करके करते हैं, जैसे कि नर्तक, संगीतज्ञ आदि. आप किसी डांसर के पास जाओगे वो आपको डांस सिखाएगा, म्यूजिशियन के पास जाओगे वो आपको म्यूजिक सिखाएगा. आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो स्पेशलाइज्ड है, कोई इंस्टीट्यूट जो कि सिर्फ इंग्लिश सिखा रहा है, कोई इंस्टीट्यूट जो कि आपको अकाउंट सिखा रहा है, कोई इंस्टीट्यूट जो कि आपको गिटार सिखा रहा है. तो इस प्रकार जो प्रोफेशनल्स होते हैं, हर एक एक पेशेवर अपना अपना स्पेशलाइज्ड नॉलेज को लेके अपना काम करता है और लोग उनके पास आते हैं सर्विसेज लेने के लिए. प्रोफेशनल्स यूजुअली वर्क ऑन देयर ओन एंड गेट अ फी फॉर देयर सर्विसेज एंड टर्म्ड as those in practice. However, some of them may work in organizations as employees or consultants. पेशेवर लोग सामान्यतः अकेले कार्य करते हैं और अपनी सेवाओं के प्रतिफल के रूप में फीस लेते हैं तथा पेशारत कहलाते हैं.
कुछ पेशेवर लोग ऐसे भी हैं जो संगठनों में कर्मचारी अथवा सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। The primary objective of every profession is to provide service, though they may charge a fee. पैसा तो कमाना ही होगा, सर्विस आप दे रहे हो, लेकिन जब तक फी नहीं लोगे आप जियोगे कैसे? तो अपने जीने के लिए आप जो पैसा कमाते हो प्रोफेशन में, उसको हम लोग फी कहते हैं। They should not exploit the people using their knowledge of expertise. यद्यपि सभी पेशेवर लोग फीस लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका मूल्य उद्देश्य सेवा प्रदान करना है। उन्हें अपने इस विशिष्ट ज्ञान का प्रयोग करके लोगों का शोषण नहीं करना चाहिए। देखिए, आप ये भी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। All those economic activities which involve the rendering of personal service of a specialized and expert nature based on professionals' training and skill and require the observance of certain rules and regulations which are known as code of conduct are called or termed as professions। ये देखिए एक कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, मैं समझा दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो ये यूज करें, नहीं तो अपने मन से भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं। वह सभी आर्थिक क्रियाएं जिनमें पेशेवर लोग परीक्षण एवं दक्षता के आधार पर विशेषज्ञतापूर्ण एवं विशिष्ट प्रकृति की व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करते हैं तथा जिनमें कुछ नियमों आचार संहिता का पालन करना होता है, पेशा कहलाती है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को रोजगार कहा जाता है। यू हैव सीन पीपल गोइंग रेगुलरली टू ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, फर्म्स एटसेट्रा फॉर वर्क। आपने लोगों को प्रतिदिन काम करने के लिए दफ्तरों, कारखानों व फर्मों आदि में जाते हुए देखा होगा। These are individuals who are engaged by organizations or individuals to work for them in return for a wage or salary। ये वो लोग हैं जिनकी सेवाएं मजदूरी अथवा वेतन के बदले प्राप्त की जाती हैं। ये काम करते हैं, इनको क्या मिलता है? या तो वेज जो कि मजदूरी होता है, या तो सैलरी जो कि मंथली मिलता है। ये दोनों ही एम्प्लॉयमेंट में पैसा कमाने का जरिया है। जो हम लोग पैसा कमाते हैं उसको या तो वेजेस कहेंगे या तो सैलरी। वेजेस हर दिन पे भी मिलता है, साप्ताहिक मिलता है, डेली बेसिस, वीकली बेसिस। सैलरी भारत में मंथली बेसिस, मासिक तौर पे मिलता है। दे आर सेड टू बी इन एम्प्लॉयमेंट। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये लोग रोजगार में हैं। Thus we find a postman is an employment in the Department of Post to deliver letters. Here the department is called the employer and the postman is the employee। तो जो नौकरी दे रहा है वो एम्प्लॉयर हुआ और जो नौकरी कर रहा है वो एम्प्लॉई हुआ। The postman works on the basis of certain terms and conditions and gets a monthly salary in return। हम देखते हैं कि एक डाकिया डाक विभाग में पत्र बांटने के रोजगार में लगा है। यहाँ डाक विभाग नियोक्ता एम्प्लॉयर तथा डाकिया कर्मचारी एम्प्लॉय कहलाएगा। डाकिया कार्य की शर्तों के अनुसार कार्य करता है तथा प्रतिफल के रूप में प्रति माह वेतन प्राप्त करता है। अब चलिए इसका फीचर्स देखते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स आर। रोजगार के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। It is an occupation where a person called employee is to work for another called employer। यह एक ऐसा धंधा है जिसमें एक व्यक्ति जिसको एम्प्लॉय या कर्मचारी कहते हैं, वह दूसरे व्यक्ति एम्प्लॉयर नियोक्ता के लिए कार्य करता है। There are certain terms and conditions of work like hours of work, how many hours a day, duration of work, how many days or hours in a week or month, leave facility, salary, wages, place of work, etc। कार्य करने की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कार्य के घंटे, एक दिन में कितने घंटे काम करना है, कार्य की अवधि सप्ताह अथवा महीने आदि में कितने दिन अथवा कितने घंटे, मतलब आपको एक सप्ताह में कितना दिन आना है। 7 दिन का सप्ताह होता है, क्या 7 दिन काम होगा या 5 दिन होगा या 4 दिन होगा। जनरली सोमवार से शुक्रवार, मंडे से फ्राइडे फुल डे होता है, शनिवार को हाफ डे होता है और रविवार छुट्टी होता है। और अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग तरह के नियम होते हैं। तो आप जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे, जहाँ आप नौकरी करेंगे, वहाँ का जो नियम होगा
वो आपको मानना पड़ेगा। छुट्टियों की सुविधा, वेतन, मजदूरी, कार्यस्थान, कितना आपको छुट्टी मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा और कहाँ पर आपको काम करने जाना है, ये सारा नियम आपको पहले बता दिए जाएंगे। किसके पहले? नौकरी ज्वाइन करने से पहले। द एम्प्लॉयज गेट सैलरी नॉर्मली पेड ऑन अ मंथली बेसिस और वेज नॉर्मली पेड ऑन डेली or weekly basis in return of their work. The amount is normally predetermined, mutually agreed upon and may increase over time. कर्मचारियों को उनके कार्य के प्रतिफल के रूप में वेतन सामान्यतः जिसका भुगतान प्रति माह किया जाता है, सैलरी मंथली मिलता है, हर मंथ मिलता है, अथवा मजदूरी सामान्यतः जिसका भुगतान प्रतिदिन साप्ताहिक किया जाता है। यह राशि साधारणतः पूर्व निर्धारित होती है, पारस्परिक सहमति से तय होती है तथा समय समय पर बढ़ती रहती है। पहले से आप बात कर लेते हो कि कितना सैलरी दोगे या आपको कितना सैलरी मिलेगा अगर आप नौकरी कर रहे हो, मजदूरी का क्या होगा, कितना मिलना है, ये पहले बात हो जाती है। लीगली द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी डेविएशन फ्रॉम एनी साइड permits the other party to take legal courses. कानूनी रूप से नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध ठेके अथवा अनुबंध पर आधारित होते हैं तथा दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष द्वारा शर्त उल्लंघन करने पर दूसरे पक्ष को कानूनी कार्यवाही का अधिकार होता है। There are jobs for which no technical education or specialized skill is required for employment. But for skilled jobs, specialized jobs and technical jobs, a certain level of basic or technical education is required. कुछ रोजगार ऐसे होते हैं जिनके लिए किसी तकनीकी शिक्षा अथवा विशिष्ट दक्षता की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप दरवान बन गए, किसी के घर में साफ सफाई कर रहे हैं, किसी के घर में खाना बना रहे हैं। लेकिन कुछ रोजगार कौशल, विशिष्टता एवं तकनीक अपेक्षित होते हैं जिनके लिए एक स्तर विशेष की मूलभूत तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो आपको ड्राइवर बनना है या आप इंजीनियर बनना चाहते हो या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन आप अपना प्रोफेशन नहीं करके किसी और के अंदर जॉब कर रहे हो। द मेन पर्पस बिहाइंड एम्प्लॉयमेंट इज टू सिक्योर अश्योर्ड इनकम थ्रू वेजेस एंड सैलरीज। रोजगार का उद्देश्य मजदूरी एवं वेतन के रूप में निश्चित आय प्राप्त करना होता है। क्योंकि आप किसी के ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी के व्यवसाय में काम कर रहे हो, तो आप जब जॉब ज्वाइन कर रहे थे, नौकरी ज्वाइन कर रहे थे, तो आपकी बात हो गई थी कि आपको कितना रुपया मिलेगा। तो वो व्यवसाय चले नहीं चले, चाहे कुछ हो, आपको आपका पैसा जरूर मिलेगा। लेकिन ये चीज पेशा में नहीं होगा और आगे जो व्यवसाय पढ़ेंगे उसमें भी नहीं होगा। अब देखिए एक और डेफिनेशन है, पढ़िए। द इकोनॉमिक एक्टिविटी रेंडर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस for some remuneration is called employment. एक ऐसी आर्थिक क्रिया जिसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए निश्चित प्रतिफल के बदले सेवा अनुबंध के अंतर्गत करता है, रोजगार कहलाती है। इसे आप चाहें तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिजनेस को हिंदी में कहा जाता है व्यवसाय। You must have heard about Tata companies. आपने टाटा कंपनी समूह के संबंध में तो सुना ही होगा। दे मैन्युफैक्चर सो मेनी थिंग्स फ्रॉम सॉल्ट टू ट्रक्स एंड बसेस एंड सेल दीज टू इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी। ये वे नमक से लेकर ट्रक एवं बसों तक बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उन्हें हम और आप जैसे लोगों को बेचते हैं। इन द प्रोसेस दे अर्न प्रॉफिट। इस प्रक्रिया से वो लाभ कमाते। क्या कमाते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब मनी। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका? इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया। लुक एट अ शॉपकीपर नियर बाय। व्हाट डज ही डू? ही बाइज अ प्रोडक्ट इन बल्क एंड सेल्स अस इन स्मॉल क्वांटिटीज। जरा अपने पास के दुकानदार पर नजर डालें। वह क्या करता है? वह बड़ी मात्रा में माल खरीदता है तथा उन्हें छोटी छोटी मात्रा में हमें बेचता है। He also earns some profit in the process. वह इस प्रक्रिया से लाभ कमाता है। क्या कमाता है? लाभ।
Similarly, the cable TV operator provides us a connection at a price so that we watch various channels on our television set. In this process, the cable TV operator earns a profit. इसी प्रकार से एक केबल टेलीविजन परिचालक केबल ऑपरेटर कुछ मूल्य के बदले हमें अपने टेलीविजन पर विभिन्न चैनल देखने की सुविधा प्रदान करता है। वह इस प्रक्रिया में केबल टेलीविजन परिचालक लाभ कमाता है। All of them are said to be engaged in business and are called businessmen. They all perform their activities regularly to earn profit. Thus, the term business refers to human activities which involve production or exchange of goods and services regularly with the object of earning profit. ये सभी व्यवसाय में लगे हुए माने जाते हैं और व्यवसायी कहलाते हैं। ये सभी अपनी क्रियाएं लाभ कमाने के लिए नियमित रूप से करते हैं। अतः व्यवसाय शब्द से अभिप्राय उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जिनमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का नियमित उत्पादन एवं विनिमय किया जाता है। Business may be defined as an activity involving regular production or purchase of goods and services for sale, transfer and exchange with the object of earning profit. व्यवसाय की परिभाषा एक ऐसी आर्थिक क्रिया के रूप में दी जा सकती है जिनमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का नियमित उत्पादन, क्रय, विक्रय, हस्तांतरण एवं विनिमय के लिए किया जाता है। We find people like millionaires, we find people like mill owners, transporters, bankers, traders, tailors, taxi operators, etc. doing business. All of them are engaged in an activity of manufacturing or trading, buying and selling, trading को buying selling कहते हैं, or providing some services. They have invested their money, bear the risk involved and work for earning some profit. हम बहुत से व्यक्तियों को व्यवसाय में लगा हुआ देखते हैं, जैसे कारखाना मालिक, परिवहनकर्ता, बैंकर, व्यापारी, दर्जी, टैक्सी चालक आदि। ये सभी विनिर्माण अथवा व्यापार, क्रय एवं विक्रय, परचेज एंड सेल अथवा सेवा प्रदान करने के कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपनी कुछ राशि का निवेश किया है। वे जोखिम उठाते हैं तथा लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। Thus, the main characteristics of business are, तो चलिए हम लोग व्यवसाय की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। A. It is an occupation where a person is engaged in manufacturing or buying and selling of goods and services. The goods may be consumer goods or capital goods. Similarly, the services may be in the form of transportation, banking, इंश्योरेंस etc. यह एक ऐसा धंधा है जिसमें व्यक्ति वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिर्माण अथवा क्रय विक्रय में लगा रहता है। यह वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं अथवा पूंजीगत वस्तुएं हो सकती हैं। इसी प्रकार सेवाएं परिवहन, बैंकिंग, बीमा आदि के रूप में हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कंज्यूमर गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब के ऊपर एक एक टॉपिक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। द एक्टिविटीज मस्ट बी कैरिड ऑन रेगुलरली। अ सिंगल ट्रांजैक्शन इज यूजुअली नॉट ट्रीटेड एज अ बिजनेस। For example, if a person sells his old car at a profit, it is not treated as a business activity. However, if he is engaged in the activity of buying old cars and selling them on a regular basis, he shall be treated as engaged in business activity. इसमें क्रियाएं नियमित रूप से की जाती हैं। किसमें? व्यवसाय में। रेगुलर आपको काम करना पड़ेगा। एक अकेला लेन देन व्यवसाय नहीं कहलाता। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी कार को लाभ पर बेचता है तो हम इसे व्यावसायिक क्रिया नहीं कहेंगे, लेकिन यदि वह नियमित रूप से पुरानी कारों का क्रय कर उन्हें बेचने का कार्य करता है तो हम कहेंगे कि वो व्यवसाय में लगा है।
इसका एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आप एक मोबाइल खरीदे, आप अपने घर आए, आपके रिलेटिव्स या किसी को भी पसंद आया तो आप उसको वो बेच दिए और कुछ एक्स्ट्रा पैसा लिए। यहाँ पे आप प्रॉफिट कमाए, लेकिन ये आपका बिजनेस नहीं है। बिजनेस तब होता जब आप रेगुलरली मोबाइल्स लाते और लोगों को बेचते। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. It is essential for the survival of business. Of course, it is through provision of some goods or some services. व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है। यह व्यवसाय के अस्तित्व में रहने के लिए अनिवार्य है। हाँ, यह अवश्य है कि यह वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करके ही किया जा सकता है। आप या तो सामान बेचोगे या तो लोगों को सेवाओं दोगे। सेवाएं कौन देता है? लॉयर देता है, डॉक्टर देता है, टीचर देता है। गुड्स, आप किसी भी दुकानदार के पास जाओगे वो आपको सामान देगा। दोनों ही शर्तों में उसको प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट मतलब पैसा। पैसा क्यों? अपने जीवन को जीने के लिए, अपने वांट्स को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एवरी बिजनेस requires some investment in cash or kind or both. It is usually provided by the owner or is borrowed by him at his own risk. सभी व्यवसायों के लिए कुछ न कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है, जो रोकड़ अथवा संपत्ति अथवा दोनों के रूप में हो सकती है। या तो आप पैसा कैश में लगाएंगे या तो कुछ सामान में लगाएंगे या कभी कभी आप दोनों लाएंगे। इसे साधारणतः स्वामी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है अथवा स्वामी अपने जोखिम पर उधार लेता है। या तो ओनर पैसा देगा या तो वो किसी से उधार लेगा और वो खुद इसका रिस्क लेगा कि हाँ, ये पैसा जो वो उधार ले रहा है वो चुकाएगा, चाहे वो कहीं से भी चुकाए। द अर्निंग्स आर ऑलवेज अनसर्टेन बिकॉज द फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल एंड अ बिजनेसमैन हैज नो कंट्रोल ओवर सर्टेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट हिज अर्निंग्स। Thus, every business involves an element of risk and same is borne by the businessman, the owner. व्यवसाय में आय सदैव अनिश्चित होती है क्योंकि भविष्य अनिश्चित है तथा कुछ ऐसे तत्व हैं जो आय को प्रभावित करते हैं और जिन पर व्यवसायी का कोई वश नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम का तत्व होता है और इसे व्यवसायी अर्थात स्वामी को वहन करना पड़ता है। तो जो भी रिस्क होगा वो सारा जो ओनर है उसी को देखना पड़ेगा।